नमस्कार बच्चों, अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर आप लिखेंगे लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम ट्रीटमेंट समझेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं ना, तो हमें एसेट एंड लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यू करना पड़ता है। और क्यों रीवैल्यू करते हैं उसका लॉजिक भी हम समझेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक लिखिए व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक ट्रीटमेंट तो ये है। एक ट्रीटमेंट है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक कुछ इस तरीके से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट इन दोनों में से फॉलो करना है। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, हमें बता नहीं रखा कि आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आइए जी, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहां पर लिखिए when revised values are to be recorded in the books। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इस ट्रीटमेंट को समझते हैं और इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। लो जी, एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ। बेटा मैं कहता हूं एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मान लेते हैं ये इक्वल पार्टनर्स हैं और इन्होंने अपना धंधा जो स्टार्ट किया था वो किया था 1/4/2020 को स्टार्ट। अब हुआ क्या, 1/4/2023 को इन पार्टनर्स ने मान लेते हैं डिसाइड किया कि अब से हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 नहीं रखेंगे। अब से हम इस रेशो में काम करेंगे 3:2:1 में। ठीक है जी, मतलब पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। आज के बाद 3:2:1 में काम करेंगे। आज तक वो कौन सी रेशो में काम करते थे? 1:1:1 में। हमने क्या किया, हम अकाउंटेंट हैं, हमने इनकी बैलेंस शीट को चेक कर लिया। हमने इनकी आज की बैलेंस शीट देखी जिस दिन इन लोगों ने पार्टनरशिप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया। तो इनकी बैलेंस शीट के अंदर हमें लैंड दिखाई दिया 1 लाख रुपीस का, एक मशीनरी दिखाई दी 80,000 रुपीस की, क्रेडिटर्स दिखाई दिए हमें, मान लेते हैं 30,000 रुपीस के। अब बेटा आपको पता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता था? मतलब मान लीजिए 1/4/2020 को हमने एक लैंड खरीदा था जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। तो आज भी मेरी किताबों में वो लैंड कितने का दिखाई दे रहा है? 1 लाख रुपए का, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं। तो हमारी किताबों में 1 लाख रुपए का लैंड दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हमने खरीदा ही 1 लाख में था। हो सकता है इस लैंड की वैल्यू आज की डेट में बढ़ गई, मतलब मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा है, लेकिन हम मार्केट वैल्यू पे तो रिकॉर्ड ही नहीं करते बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है लैंड की वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो रखी है आज की डेट में,
मान लेते हैं लैंड की वैल्यू 1,90,000 रुपए है, तो 90,000 रुपए का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? यस, 90,000 रुपए का बेनिफिट है। वो 90,000 का बेनिफिट मुझे दिल से बता दो कि कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अगर उस फायदे को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज तक पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते थे? इक्वल काम करते थे, तो 90,000 का बेनिफिट भी इन तीनों लोगों में इक्वल डिवाइड होना चाहिए। यस, अगर हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो आने वाले समय में जो वो फायदा था इस पीरियड के दौरान जो कमाया गया था, जो लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी, वो आने वाले समय में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यस, अब जो मशीनरी है, मान लेते हैं हमने 1,00,000 रुपए की खरीदी थी और उसके ऊपर मान लो 20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन अभी तक हमने लगा दिया था, तो आज की डेट में हमारी किताबों में मशीनरी कितने की दिखाई दे रही है? 80,000 रुपीज की। लेकिन हो सकता है इस मशीनरी को जब हम मार्केट में बेचने जाएं तो ये 80,000 रुपए के बिके ही ना आज की डेट में। मान लेते हैं इसकी वैल्यू असली में मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो कितने का नुकसान हो रखा है? कितने का नुकसान है? 30,000 का। उस 30,000 के नुकसान में इनकी कितने की हिस्सेदारी होनी चाहिए? अभी तक कौन से रेशो में काम करते थे? ये इक्वल काम करते थे 1:1:1 के अकॉर्डिंग। तो 10,000 का लॉस ए का, 10,000 लोग का लॉस बी का और 10,000 का लॉस सी का। ठीक है ना? इन तीनों पार्टनर्स के नाम ए बी सी हैं। लेकिन अगर हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो आने वाले समय में लॉस इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारी किताबों में लिख रखा है क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, लेकिन 10,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं हमें पता ही नहीं लग पा रहा कई सालों से कि ये पैसे देने किसके हैं, और आखिर में कोई मांगने भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 के हैं, हमने 10,000 के यहां से ज्यादा दिखा रखे हैं। तो 10,000 का ये बेनिफिट ही है ना, मतलब आपको 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ये 10,000 का बेनिफिट किसका है? एबीसी का है। और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 1:1:1 के अकॉर्डिंग इनको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए आपको लॉजिक पता लग गया कि हम ट्रीटमेंट क्यों करते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज का और इनकी रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं। क्लियर है जी? हाँ जी। अब मैं कहता हूं एडजस्टमेंट। मैं कहता हूं जो लैंड है उसकी जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, वो मान लेते हैं भाई 2,00,000 रुपए है। मार्केट वैल्यू कितनी है लैंड की? 2,00,000 रुपए। अच्छा, अगर आज की डेट में मैं मशीनरी को मार्केट में बेचने जाऊं तो मैंने मार्केट से पता किया है इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 की है। ऐसा हमें बता रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में ये सब कुछ आपको बता रखा होगा। अगर कुछ बता ही नहीं रखा कि एसेट की वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है तो हमने कुछ अपनी तरफ से कंसीडर ही नहीं करना। अगर क्वेश्चन में बता रखा है तो पक्का आपको रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और बता रखी है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर नॉट ट्रेसेबल। पता ही नहीं लग पा रहा जी कि किसके पैसे देने हैं। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जी। अब हमें क्या करना है? इनको रीवैल्यू करना है। तो करो जी। एक पार्ट तो ये है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब पार्टनर्स चाहते हैं हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, अब जो भी हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर ये सारी की सारी नई वैल्यूज लिखी जाए। तो इस केस में किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से सुनिए। लैंड 1,00,000 रुपए का था, लैंड की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2,00,000 रुपए। तो आप एक एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे एंट्रीज मांग रखी हैं, आप एक एंट्री पास करेंगे क्या? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये एंट्री कैसे बनी? बेटा जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और एसेट की वैल्यू के बढ़ने से फायदा होता है कि नहीं होता? यस। प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या किया जाता है? क्रेडिट। बताओ जी कितने का फायदा हुआ? 1,00,000 रुपीज का। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय ₹1,00,000, हमने कर दी थी एंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। मशीनरी आज की डेट में 50,000 की है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कितने की दिखाई दे रही है? 80,000। तो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। जब आप एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो बेटा ये एंट्री बनेगी आपकी हमेशा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
सर ये एंट्री कैसे बनी और कितने अमाउंट से बनेगी? बेटा 80,000 की थी, 50,000 की रह गई तो 30,000 से डिक्रीज हुआ। यस, तो 30,000 से एंट्री बनेगी ना। जितने से इंक्रीज डिक्रीज होता है उतने से तो हम एंट्री करते हैं। और एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है? एसेट कम होती है तो क्रेडिट किया जाता है, और एसेट की वैल्यू के कम होने से बिजनेस को नुकसान होता है, लॉसेज इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। हमने उसको मार्केट वैल्यू पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है जी, एक एंट्री हमें और बनानी है। क्रेडिटर्स के बारे में हमें क्या लिखा हुआ था? क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के हैं जो हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है कि 10,000 के क्रेडिटर्स का नहीं पता लग पा रहा किसके दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? यहां पर एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये एंट्री कैसे? हमने लाइबिलिटी को कम किया। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या किया जाता है? डेबिट। कितने की लाइबिलिटी कम करेंगे आप? 10,000। और लाइबिलिटी के कम होने से क्या होता है? फायदा होता है। प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर नॉट ट्रेसेबल। हमने क्या किया? यहां पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यू कर दिया। अब सुनो जी, जब हमने रीवैल्यूएशन की तो कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, वो भी चेक कर लो। बेटा यहां पर 1 लाख का फायदा था, यहां पर 30,000 का नुकसान था, और यहां पर 10,000 का फायदा था। 1 लाख का फायदा एक, 10,000 का फायदा एक, कितने का हो गया? 1,10,000। और कितने का नुकसान? 10,000 का। नुकसान कितने का है? 30,000। तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना होता है जी? 1,10,000। 1,10,000 में से 30 माइनस कर दो, कितना होता है? 80,000। तो 80,000 प्लस में है। अब हम क्या करेंगे? इस फायदे को पार्टनर्स में बांटेंगे। प्रॉफिट को जब बिजनेस बांटेगा तो प्रॉफिट बिजनेस के कम होंगे, और प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट किया जाता है। तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स के खाते में पैसे जाएंगे, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी? हाँ जी। तो कितने का फायदा हुआ था? 80,000। कौन सी रेशो में पार्टनर्स अभी तक काम करते थे? 1:1:1 के अकॉर्डिंग। तो बांट दो जी इसको फटाफट। कितना आएगा? ये लगभग आएगा 26,667, 26,666, 26,666। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। एंट्री क्या लिखेंगे? सॉरी, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एंट्रीज मैंने आपको समझा दी। जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, कई बार क्वेश्चन आपसे ना पूछ लेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? सुनना ध्यान से बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जितने भी फायदे हैं वो आप कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और जितने भी नुकसान है वो कहां पर आप लिखेंगे? डेबिट साइड में। फायदा बताओ कब कब होगा? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है एक तो तब फायदा होता है, और लाइबिलिटी की वैल्यू जब कम होती है एक तब फायदा होता है। और नुकसान कब होता है? जब एसेट की वैल्यू कम होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बताओ जी, जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें क्या हुआ था? लैंड की वैल्यू बढ़ी थी तो फायदा था। तो आपको यहां पर लिखना है बाय लैंड। कुछ इस तरीके से बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 1 लाख रुपए।
और फायदा कब हुआ था? क्रेडिटर्स कम हो गए थे, कितने से? 10,000 से, बाय क्रेडिटर्स। एक नुकसान भी हुआ था, एक मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी ना, कितने से? 30,000। बस यही 3 हमने एडजस्टमेंट ली थी। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, दोनों साइड के टोटल को मैच करना होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। इधर का टोटल आता है जी 1,10,000, नुकसान है 30,000 का, तो नेट फायदा कितने का हुआ? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमने रीवैल्यू किया तो नेट फायदा कितने का हुआ? 80,000। इसके सामने क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। बताना जी हमने कितना कितना बांटा था? 26667, 26666, 26666, 7 और 6 13, 13 और 7। इसमें ऐसा कर लो ना, इसको भी 7 ही कर लो, इसको भी 7 कर लो, 7 7 14। देखो ना 80,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 7 7 14 और 6 20, 2 8 8 और 6 14, 14 और 6 20, फिर दोबारा से 8 6 14, 14 और 6 20, फिर दोबारा से 8 6 14 20, 80,000। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आ गया। फायदे इधर वाली साइड लिखेंगे, नुकसान इधर वाली साइड लिखेंगे। फायदा कब होगा? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी एंड लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी। और नुकसान कब होगा? जब एसेट की वैल्यू कम होगी एंड लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने यहां पर लिख देना है, फिर एक दूसरे को मतलब दोनों साइड के टोटल को एक दूसरे से कंपेयर करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि नेट फायदा हुआ या नेट नुकसान हुआ। और इस केस में हमने क्या लिखा था? ये कौन सा केस था? When revised values are to be recorded in the books। मतलब अब जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी वाले केस की बात कर रहा हूं, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लिख लिया सब बच्चों ने? हाँ जी। जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन आपसे बोलेगा न्यू बैलेंस शीट भी बनाओ दोबारा से, रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब। तो यहां पर लैंड की वैल्यू पुरानी वाली नहीं दिखानी। अब कितने की हो चुकी है? पहले 1 लाख की थी लैंड की वैल्यू, 1 लाख से इंक्रीज हो गई थी, तो यहां पर कितना दिखाएंगे? 2 लाख। मशीनरी की वैल्यू कितनी दिखाएंगे? 80,000 से कम होके वो कितने की रह गई? 50,000। क्रेडिटर्स को आपने कितने से डिक्रीज किया बताओ? 30,000 के थे, 10,000 से डिक्रीज कर दिया 20,000। तो यहां पर आपको क्या करना है? न्यू बैलेंस शीट में याद रखना, न्यू वैल्यूज दिखानी है। ये तो था ट्रीटमेंट नंबर 1, मेथड नंबर 1 हमारा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। इसका ट्रीटमेंट करने का एक मेथड तो हमारे पास ये है, एक मेथड हमारे पास ये है। ये मेथड आपने कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि रिवाइज वैल्यू को दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, या तो ऐसी लाइन लिख देगा या हमारा क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप एसेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन ने एंट्रीज मांगी है आपसे, अगर क्वेश्चन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, अगर न्यू बैलेंस शीट मांगी है तो उसके अंदर न्यू वैल्यूज दिखाएंगे। अब आते हैं जी सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड, when revised values are not to be recorded in the balance sheet, recorded in the balance sheet, या फिर लिख दो बुक्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पार्टनर्स कहते हैं कि हमने जो दोबारा से न्यू बैलेंस शीट बनानी है उसके अंदर रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिखानी, कुछ और कोई ऑल्टरनेट ढूंढ के बताओ जी अकाउंटेंट साहब। तो हम अकाउंटेंट हैं और मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको किस तरीके से इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। बेटा एक एग्जांपल लिया हमने, एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C। 1:1:1 में काम करते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4/2015 को, लेकिन 1/4/2020 को इन लोगों ने डिसाइड किया, ABC ने, कि अब से हम इस रेशो में काम नहीं करेंगे, अब से हम इस रेशो में काम करेंगे 3:2:1 में।
हमने क्या किया, हमने बोला जी पार्टनर्स आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ। हमने उनकी बैलेंस शीट चेक की, बैलेंस शीट के अंदर हमें लैंड दिखाई दिया 1,00,000 रुपये, हमें मशीनरी की वैल्यू भी दिखाई दी 80,000 रुपीज़, हमें क्रेडिटर्स भी दिखाई दिए कितने के 30,000। तो हमने पार्टनर से बोला पार्टनर्स आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, जो आपकी बैलेंस शीट हमने तैयार की थी ना, इसके पीछे हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब लैंड आपने जितने में खरीदा था हमने अभी भी उतने में दिखा रखा है। मशीनरी की वैल्यू हमने एक एस्टीमेट के बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के 80,000 की दिखा रखी है, लेकिन हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ और हो, हमने उनको बताया। हमने बोला क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, लेकिन 10,000 के क्रेडिटर्स का नहीं पता लग पा रहा, तो हमने उनको बोला कि अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो जो भी फायदा नुकसान है, फायदा नुकसान वैसे आपका इस रेशो के अकॉर्डिंग बनता है आज तक का, लेकिन अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें तो ये सब हो जाएगा, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर्स ने बोला जी बताओ जी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने बोला एक ट्रीटमेंट तो ये है, हम रिवैल्यू कर देते हैं सब चीजों को। उनको पसंद नहीं आया ये मेथड, कहते हैं जी कुछ और तरीका बताओ। हमने बोला आपसी लेन देन करवा देते हैं, आपका आपसी लेन देन करवा देते हैं, जितने का फायदा किसी को हो रहा होगा और जितने का नुकसान किसी को हो रहा होगा वो देख लेते हैं, फिर आपसी लेन देन करवा देंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब रीवैल्यूएशन नहीं करनी एक तरीके से, मतलब न्यू बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी, बस एक नेट इफेक्ट ढूंढो और पार्टनर्स का आपस में लेन देन करवा दो। अब हम अकाउंटेंट हैं, हमने वैल्यू और भाई साहब से पूछा बताओ जी इस लैंड की वैल्यू कितनी है, हमने मार्केट में इसकी लैंड की वैल्यू लगवाई। तो क्वेश्चन में ये सब कुछ आपको दे देगा। लैंड की जो मार्केट वैल्यू है बेटा वो हमें पता लगी 2,10,000 रुपये। अच्छा, मशीनरी की जब हमने मार्केट वैल्यू पता करवाई तो हमें पता लगी 50,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स 10,000 के नॉट ट्रेसेबल है। तो लिख लीजिए क्रेडिटर्स of rupees 10,000 are not traceable। ठीक है, तो आइए जी किस तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन देना है एग्जाम में, लॉजिक की बात भी करेंगे। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट of revaluation of assets and liabilities। ध्यान से सुनना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड 1,10,000 रुपये, वैल्यू बढ़ गई थी, फायदा ही नहीं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन, कितने से वैल्यू कम हो गई थी 30,000, तो नुकसान है। अच्छा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, बताओ जी फायदा है कि नुकसान है, आपको अब कम पेमेंट करनी पड़ेगी, कितने की कम पेमेंट करनी पड़ रही है 10,000। तो 1,10,000 प्लस 10 1,20,000, 1,20,000 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास 90,000 आता है जी प्लस का, मतलब 90,000 रुपए का एक नेट फायदा मिला है बिजनेस को। अच्छा सुनो, ये जो 90,000 का फायदा है इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ओल्ड रेशो क्या थी 1:1:1 थी, तो इसका फायदा कितना बनना चाहिए 30, इसका फायदा कितना बनना चाहिए 30, इसका फायदा कितना बनना चाहिए 30। लेकिन अगर आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो ये जो 90,000 का फायदा है ये आने वाले समय में अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो इस रेशो में चले जाएगा 3:2:1 में। तो बेटा 45,000 का फायदा इसका हो जाएगा और 30,000 का इसका एंड 15,000 का इसका। मुझे बता दो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। इन भाई साहब का फायदा वैसे एक्चुअल में 30,000 होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो 45,000 का फायदा हो जाएगा, मतलब 15,000 रुपए का इन भाई साहब को फायदा मिल रहा है, मतलब ये गेन कर रहे हैं कुछ। अच्छा, इनका सेम है, इनका फायदा 30,000 का था, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो इनका फायदा ओनली 15,000 का रह जाएगा, मतलब इन भाई साहब को 15,000 का नुकसान हो रहा है। मतलब ये भाई साहब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बताओ जी क्या होना चाहिए।
हम अकाउंटेंट हैं, हम पता क्या बोलेंगे, देखो भाई साहब 15,000 का फायदा आपको फ्री में मिल रहा है, पता है किसकी वजह से, इन भाई साहब की वजह से। तो अगर आप सब कुछ सही करना चाहते हैं तो इनको पैसे पकड़ा दीजिए। मतलब जो पार्टनर ए है वो किसको पैसे पकड़ाएगा, पार्टनर सी को। और पार्टनर ए कौन सा पार्टनर था, गेनिंग पार्टनर, और पार्टनर सी कौन सा था, सेक्रीफाइस पार्टनर। तो मुझे बताओ किसके अकाउंट में से पैसे काटोगे, किसके अकाउंट में से पैसे काटोगे, ए के अकाउंट में से पैसे काटोगे तो उसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसके खाते में पैसे जाएंगे, सी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा, सी की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर तो ये नेट इफेक्ट बेटा प्लस में आता है तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर ये गलती से माइनस में आ जाता है इसका नेट इफेक्ट तो एंट्री उल्टी हो जाती है, सैक्रिफाइस टू गेन। अब हम एग्जामिनर को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपना आंसर, आपको लॉजिक तो समझ में आ गया ना। यस, हमने आपसी लेन देन करवाया बस। बेटा इस चीज को आपने वर्किंग नोट में करना है। ओके, एक चीज को और भी आप वर्किंग नोट में करेंगे, किस चीज को सर, सैक्रिफाइस एंड गेन, सैक्रिफाइस एंड गेन। पार्टनर्स के नाम बता दीजिए मुझे, ए बी सी। ओल्ड रेशो इक्वल थी तो 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशो कितनी थी, 3:2:1, 3/6 2/6 1/6। कितना आता है, माइनस का 1/6 मतलब गेन, जीरो आएगा यहां पर आएगा 1/6 प्लस का सैक्रिफाइस। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर नेट इफेक्ट प्लस में है, अगर नेट इफेक्ट माइनस में है तो उल्टी एंट्री, सैक्रिफाइस टू गेन। तो एंट्री बताओ जी क्या बनेगी, गेन कौन कर रहा था, ए, तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, कुछ बच्चे पता क्या गलती करते हैं, इस अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। बेटा ये तो नेट इफेक्ट था, अब ये 90,000 रुपए का नेट इफेक्ट मतलब ये नेट फायदा था। अब बताओ ए को कितने से फायदा होगा, बेटा 90,000 रुपए का तो नेट इफेक्ट था। अगर हम कुछ भी ना करें तो ए पता कितने से गेन कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितने से उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, 1/6 से। तो 90,000 का 1/6 करना है आपने, तो कितना आता है, 15,000। और यहां पर भी 15,000 ही आएगा, ठीक है। बीइंग adjustment of revaluation of assets and liabilities through partners capital account। ठीक है जी, तो ये ट्रीटमेंट आपका बनेगा, ये एंट्री बनेगी आपकी। तो दो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक सैक्रिफाइस एंड गेन निकालने के लिए और एक नेट इफेक्ट आपको ढूंढने के लिए। अच्छा, अब सुनना बेटा ध्यान से बात, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो मुझे बताओ इस एंट्री में कहीं पर आपने एसेट एंड लाइबिलिटीज का जिक्र किया है क्या, कहीं पर आ रहा है यहाँ पर मशीनरी लैंड कुछ, इसका मतलब आपने उनकी वैल्यूज को नहीं छेड़ा, बस आपने वर्किंग नोट के अंदर देखा कि नेट फायदा हुआ कि नेट नुकसान हुआ और बस पार्टनर्स का आपसी लेन देन करवा दिया। तो जब यहाँ पर आप लैंड की वैल्यू दिखाएंगे ना तो पुरानी वैल्यू दिखाएंगे, कितनी थी 1 लाख, मशीन की भी पुरानी वैल्यू दिखाएंगे, कितनी थी 80,000, क्रेडिटर्स भी पुरानी वैल्यू पर ही दिखाएंगे, कितने के 30,000। तो इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, when revised values are not to be recorded in the books। तो दो ट्रीटमेंट है हमारे पास, एक बार तो रिवाइज वैल्यू दिखानी है और एक बार रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी। अगर क्वेश्चन कहता है रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना तो नेट इफेक्ट ढूंढना, अगर प्लस में आता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री हो जाएगी, अगर माइनस में आता है तो सैक्रिफाइस टू गेन हो जाएगी, और रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर पुरानी वैल्यूज पर दिखाना है। अगर क्वेश्चन कहता है रिवाइज वैल्यू पर दिखाना है या फिर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको सिखा दिया बनाना, एंट्री सिखा दी, और जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो बताओ क्या करोगे, नई वाली वैल्यू दिखाओगे। ठीक है जी, क्लियर। तो अब बेटा आप एक काम कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक के कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लिखो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, अगर कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछो, और अगले सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, मैं भी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आप पहले खुद ट्राई करो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा।